मोदी सरकार ने मनरेगा को मौन कर दिया है। रामराज के झंडाबरदार बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी की जगह राम नाम को अब नए मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुमत के बल पर सरकार ने लोकसभा में VBG रामजी विधेयक को पास करा लिया है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के दौरान विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़कर हवा में लहराया है। विपक्ष लगातार विधेयक को वापस लेने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार तो फैसला कर चुकी थी, यानी मनरेगा गॉन, जी राम जी ऑन। नमस्कार। और आपको बता दूं कि जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार की मनरेगा का नया मोदी वर्जन यानी कि VBG रामजी विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा से ध्वनि मत से पास हो गया। पूरे देश में विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विरोध की चिंगारी झारखंड में भी सुलग रही है। झारखंड सरकार की अगुआ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी मनरेगा को मृत बनाना चाहती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी नया कानून लाकर रोजगार देने की गारंटी नहीं बल्कि रोजगार नहीं देने की गारंटी दे रही है। सरकार का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, तो उनको सच भी याद आ गया। पूरे गरीब लोगों के हक को मारने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मृत बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, जो कहा कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन सा ग्राम अधिसूचित है या नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वेलफेयर और बेनिफिशियरी स्कीम अब तय करेगा कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं करेगा। संपूर्ण मजदूर नहीं, भाजपा समर वो भी रोजगार कब मिलेगा जब 40% राज्य सरकार वहन करेगी और 60% केंद्र सरकार करेगी। कि हम 100 दिन का काम देंगे, इसमें गारंटी क्या है मालूम है? हम 60 दिन का काम नहीं देंगे। हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन 60 दिन का काम नहीं देंगे। काम नहीं देने का गारंटी यदि कोई देश की सरकार दे सकता है तो वो भाजपा सरकार दे सकता है कि हम काम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। इतना साधारण नहीं है, यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। देश इसके खिलाफ एकजुट होगा। जी हां, जो तय था वो हुआ। सरकार के पास बहुमत था और सरकार अपने बहुमत के बल पर इसे लोकसभा में पारित कर चुकी है। वहीं तय था विपक्ष का विरोध, और विपक्ष ने भी अपने हिसाब से जोरदार विरोध किया। हमने संसद टीवी की टीवी स्क्रीन को देखा है, जिस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भाषण दे रहे थे बिल को पारित करने के दौरान, तो इस दौरान जो बिल की कॉपी है उसे फाड़ कर उड़ाया गया विपक्ष की तरफ से। तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील भारती जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी जुड़ रहे हैं। हम अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और इस बातचीत को, इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो मनरेगा है एक लंबे अरसे तक, जिस तरह कहा जाता है कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ रही है, एक लंबे अरसे तक सरकार का सपोर्ट सिस्टम रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार के पैमाने पर कई विषम परिस्थितियों में मनरेगा ने सरकार की मदद की है रोजगार के मोर्चे पर। तो अब जब मोदी सरकार इसका अपना वर्जन लेकर आ रही है, यानी कि जी राम जी, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत हद तक तब्दीलियां भी हुई हैं। क्या तब्दीलियां हुई हैं, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुशील भारती जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। आज आपने संसद की पूरी प्रक्रिया देखी होगी लोकसभा के दौरान, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ बदलने वाला है? सुशील जी माइक ऑन कर ले, आपका माइक ऑफ है जी, अब बात शुरू करें।
नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ बोलिए। देखिए, मामला इतना ही है कि 20 साल पुराना जो मनरेगा कानून था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब उसका नामकरण बदला है। क्यों बदला है, क्या नवीनता है, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। बहुत सुधी लोग हैं हमारे हम लोग के बीच, हम भी कुछ जानना चाहेंगे। अब उसका नाम बदलकर जी राम जी, VV जी राम जी विल, विकास भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इतना ही किया गया है। नवीनता में पहले इस पर बात हो जाए तो उन प्रक्रियाओं पे जाएंगे, उन अपेक्षाओं पे जाएंगे। नवीनता क्या है, पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब उसमें 25 दिन और जोड़ दिया गया है। ठीक है, 125 दिन। अब पिछले 5 वर्षों का, कि भाई आप की सरकार रही है, आप बहुत गंभीर है, आपको रोजगार गारंटी योजना की बड़ी सूचिता और चिंता है, तो पिछले अगर 5 साल की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा, औसतन 7 कितने लोगों की का निबंधन है पूरे देश में, कितने करोड़ मजदूरों का निबंधन है ग्रामीणों का, और औसतन 7 लाख लोगों को ही 100 दिन की गारंटी मिली। ये 5 साल का ब्यौरा है। आप इसमें से पैसे ये नहीं है कि पहले ऐसा होता था। आपके पीरियड में आप जिस कानून पर इतनी सुचिता की बात करके पुराने मॉडल को आप नए पैकेज में लाए हैं और प्रचार कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है सिवाय नाम के और 25 दिन के। अब इस पर कैसी बहस हो, जहां देश के संसद में हमको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा और सारा चीज जो हमारा प्राइम मुद्दा है गौण होता गया, तो सरकार के पास या जो भी सत्ता पक्ष है उनके पास कहने के लिए कुछ होगा नहीं, और वो भारत क्यों नाम पड़ा, इंडिया क्यों नाम पड़ा, इस पर 10-10 दिन या पूरा सत्र गुजार पाते, ताकि नई चीज आए ही नहीं। हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बात पूरी कीजिए। ये है, और लोकसभा में जो होता है ठीक है, पक्ष ने जो अपने दावे किए कि बहुत बड़ा ऐसा वैसा है, तो अभी तो ब्रांडिंग की सरकार चल रही है। कोई भी हो, कोई, हम लोग आम नागरिक है, हम एक नागरिक की हैसियत से, ग्रामीण के हैसियत से अपने बेहतरी की चीजों को देखेंगे। हमको ये लेना देना नहीं है कि किसकी सरकार है और कौन चला रहा है। कोई भी जो चला रहा है वो कैसा चला रहा है और उसका लाभ अंतिम वंचित तबके के सरहद को, उनके दहलीज को दस्तक देता है या नहीं, कुछ खुशहाली दे पाता है कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो वहां तो सब नगण्य है। मुझे नहीं लगता है कि जो भी संसद में हुआ, जो हुआ ठीक है, पक्ष का अपना काम है, विपक्ष का अपना काम है, और यहाँ तो सुनवाई होती नहीं है। लंबी बहस होनी चाहिए कि आज का मुद्दा क्या है, और ये इस ढंग से अगर हम दूसरे के लिखे कॉपी पर अपना नाम लिख करके परीक्षा पास करना चाहते हैं, ये उससे इतर कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है, जो हमारी समझदारी है एक नागरिक होने के नाते और प्रबुद्ध नागरिक के होने के नाते भी जो हमारी सोचता है, हमको इतना ही लगता है। इसमें कुछ विशेष है नहीं, सिवाय इसके कि नाम झटकने का, गांधी जी का नाम बदल जाए, अब जी राम जी आ जाए। कुछ लोग जो देश को जहां वो अपने इच्छित जगहों पे ले जाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। देखिए उनके पास ठीक है, उनके पास देखिए उनके पास बहुमत है, और लोकसभा में पारित हो गया, अब राज्यसभा में पारित होना है ऊपरी सदन से, राष्ट्रपति इसको कानून बनाएंगे, फिर लंबा लंबा छपेगा अखबारों में कि सरकार ने ऐसी क्रांतिकारी कदम बनाया, सरकार ने क्रांति किया। यही है, और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। और जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, विपक्ष की तो बातें भी नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, हम इसके मेरिट, यही है। ठीक है सुशील जी, और सुनते हैं, फिर बात करते हैं, सिलसिला बढ़ाते हैं। सुशील जी देखिए, विपक्ष का अपना विरोध है,
और सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अगर आप देखें कि जिस तरह मोदी सरकार पहली बार 2014 में आई है और मनरेगा को लेकर जिस तरह भरे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उसका माहौल बनाया और साफ तौर पर कहा कि हम मनरेगा को जारी रखेंगे कि कांग्रेस के फेल्योर के तौर पर, और इसके बाद फिर जिस तरह हमने देखा कि मनरेगा को लेकर लगातार कटौतियां की गई और बीते 5 साल का ही आंकड़ा कहता है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के साथ भी कटौती की गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार अपनी नीयत बताती है कि वो नए कानून में 125 दिन की गारंटी दे रही रोजगार को, लेकिन उसके पास पूरा एक बैकग्राउंड है, पूरा हमारे पास हिस्ट्री है कि किस तरह सरकार ने मनरेगा को कमजोर किया, जबकि इसी मनरेगा ने कोविड के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को, खासकर गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक सबल प्रदान किया है। तो आपको लगता है कि सरकार की सब कुछ जो राजनीति के लिए हो रहा है, एक नैरेटिव के लिए हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है उसको बहुत हद तक बल मिलता है? नहीं, ये तो साफ बात है, हम लोग उस ढंग से नहीं कह सकते लेकिन ये जो सच्चाई है वो व्यक्त किया जा सकता है कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से सारा कुछ हो रहा है। ये सरकार ना तो नौजवानों की ओर से, न रोजगार की ओर से, न किसानों की ओर से कहीं कोई एक आम नागरिक की बेचैनी, दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी विपरीतताएं, उनको अपने उसमें सहूलियत देने के लिए तो कुछ है नहीं। रोजगार राजनीति की तो कोई गारंटी ही नहीं है। हम तो आपको पहले ही बता दिए कि भारी संख्या में पूरे देश का आंकड़ा बता रहे हैं और इन्हीं के कार्यकाल का बता रहे हैं कि मात्र 5 साल में महज 9 लाख ग्रामीणों को ही 100 दिन का काम मिला और औसतन 50 दिन है। तो इन्होंने कमजोर किया। शुरू में इस कानून का कितना माखौल उड़ाया था, आपने सही कहा। अरे यही बात खाने के अधिकार, भोजन के अधिकार को लेकर हुआ, कितना माखौल उड़ाया, यही मोदी जी माखौल उड़ाए। आज जो है उसकी गारंटी करके 5 किलो चावल करके अपना वोट का जुगाड़ करते हैं। ये इसमें क्या नवीनता है? हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ है मात्र 25 दिन पूरा करके गांधी का नाम उड़ा के जी राम जी कर दिए। ठीक है, इससे क्या फायदा मिलेगा? ठीक है सुशील जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ब्रजेश सिंह भी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है। हेमंत जी, मैं आपके पास आता हूं। हमने इससे पहले भी जो जी राम जी इसे लेकर और मनरेगा को लेकर आपके साथ चर्चा की है। आज जिस तरह संसद की कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी होगी और आपकी क्या चिंताएं हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो बातें कही गई और विपक्ष की तरफ से भी जो विपक्ष का तेवर है और विपक्ष की जो चिंताएं हैं, इसे लेकर आपका क्या कंसर्न है? हेमंत जी, देखिए, ये जो काम हो रहा है वो तो ठीक है, अच्छा काम हो रहा, पब्लिक के लिए हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस कर रही थी चाहे वो बीजेपी कर, इससे मतलब नहीं है। जनता को फायदा मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। अब रही बात कि ये आर्टिकल्स 282 जो है वो प्रोवाइड करता है, पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि दे कैन मेक एनी ग्रांट फॉर पब्लिक पर्पस, ये कर सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल 41 उसको एम्पावर करती है स्टेट को। तो ये सरकार का जब जनादेश मिला है तो ये उसका राइट है कि वो कुछ भी करे, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में वो काम कर रही है। अब रही बात कि महात्मा गांधी का नाम बदल कर, पहले नरेगा था, उसके बाद मनरेगा बन गया। अब इसका नाम, इस पे 2 चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत टेक्निकल है, बहुत मिन्यूट है, जिसको समझने की जरूरत है। अभी जो मनरेगा का नाम था वो था कि भाई जो भी उसको रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था ये, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका राइट टू लिव वाला जो मिशन जोड़ा गया ग्रामीण के नाम पर। तो इसमें आपत्ति क्या है? अब जरा अगर ये आपत्ति है तो मुझे ये बताइए कि यही झारखंड आप आरटीए में चले जाइए तो नेहरू गांधी परिवार के नाम से 600 से ज्यादा स्कीमें चल रही हैं। हम सिर्फ ये बता दें कि अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो पूरे भारत में 39 है, अगर फेस्टिवल है तो 37 है, मेडिकल कॉलेज है, पार्क है, नेशनल पार्क है तो 15 है, या कोई आपका ये एयरपोर्ट है तो 5 है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 600 से ऊपर स्कीम चल रही है। तो क्या वो स्कीम चलनी चाहिए था? और कोई प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं चलना चाहिए था? किसी और भी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पर नहीं चलना चाहिए था? क्या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनना नहीं चाहिए था? भगत सिंह के नाम पर नहीं बनना चाहिए था? रानी लक्ष्मीबाई के नाम नहीं बनना चाहिए? सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सरोजिनी नायडू, बीबी अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों के नाम पे क्यों नहीं बनी? आखिर कांग्रेस को इतना पीछा या उसका
पक्ष लेने की क्या जरूरत है? हम मनरेगा कि में बात हम ये करते हैं। महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी ठीक है हमारे देश का आइकॉन है, लेकिन मकसद क्या है? पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना, तो बेनिफिट पहुंचाई जा रही है। तो हमें तो ये लगता है कि अगर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति ही अपने आप में आपत्तिजनक है। जब पब्लिक डोमेन में काम हो रही है और पब्लिक को इसका सपोर्ट मिल रहा है, और ये देखिए आपको एक चीज और ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो सरकार क्या कहती है, यह कदम विकसित भारत का 247 को लक्ष्य लेकर वो चली है कि भाई ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और जीविका का साधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा इस अधिनियम को। पहले क्या था, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट 100 दिन का देंगे, अब 125 दिन के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, ये गारंटी है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। जो अभी राशन की बात भाई साहब बता रहे थे, नया कानून में क्या है कि वही 125 दिन बढ़ गया, तो भाई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि अवधेश प्रसाद जी जो सपा को बोल रहे हैं कि 125 दिन क्यों 200 दिन किया जाए। वहीं देखिए ममता बनर्जी अभी क्या बोल रही हैं, ठीक है महात्मा गांधी का नाम हटा के इन्होंने कर दिया है जी राम जी, तो हम अपने यहाँ जो है सो कर्मवीर योजना चलाएंगे, महात्मा गांधी के नाम पर चलाएंगे। तो इसमें क्या है कि ग्रामीणों की जो आय है वो एक स्थिर करने के लिए योजना लाई गई है। ये बहुत टेक्निकल जो माइन्यूट लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज करने या इसमें बदलाव लाने से किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सी चीजें होती है, सबको पता है कि पॉलिटिकल पॉइंट गेन करने जब के लिए- जनादेश है हाँ। और देश का जनादेश जब भाजपा के साथ है, पब्लिक तो सड़क पर नहीं है, पब्लिक ऑब्जेक्शन नहीं करिए, तो एक पर्टिकुलर पार्टी के ऑब्जेक्शन करने से, जिसको कहा गया कि इस देश में मुस्लिम परस्त रही है, हमेशा मुस्लिमों के नाम पर रही है, तो ये क्या जरूरी है भाई ऑब्जेक्शन करना? समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समझ ही नहीं आती है। देखिए- अगर पब्लिक डोमेन में काम हो रही है, जनता को फायदा है और जनता खुश है, तो दिक्कत कहाँ है? हेमंत जी देखिए, आपने एक बात कही, सही बात है कि सरकार अपने बहुमत का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ लोक परंपराएं भी होती है, लोक लाज भी होती है। हर चीज पर सड़क पर जनता उतर जाए ये कोई जरूरी तो नहीं ना, क्योंकि उसी जनता ने नहीं अपनी हर बात को- मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। लोकलाज की जब आप बात करते मेरी हैं बात तो पूरी होने कांग्रेस दीजिए को भी तो हेमंत जी। लोकलाज हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल, इस सुनिए। देश को फ्रीडम कराने में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थे, और भी लोग थे, तो उनका तो कभी लाज रखा नहीं इन्होंने। अब क्या सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? उनके नाम अभी पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो नेहरू जी ने लिखा है, जो अम्बेडकर किताब में लिखा, अगर उस पर हम लोग डिस्कशन करें तो पता चला यही नेहरू कितना हेट करते थे। क्यों सिर्फ नेहरू गांधी के परिवार के नाम पर ये योजनाएं चलाई गई देश में? ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना देश में। देखिए हेमंत जी, देखिए हम कुछ और आप चीजें- सेकुलर कुछ आदमी चीजें हैं, समझ तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। हेमंत जी देखिए कुछ चीजें हैं, देखिए असहमतियों को हम नफरत नहीं कह सकते। वो दौर अलग था और आज का दौर अलग है। आज के दौर की राजनीति बिल्कुल नफरत की राजनीति हो गई है। सत्तापक्ष विपक्ष को नहीं देखना चाहता, विपक्ष सत्तापक्ष को नहीं देखना चाहता। तमाम चीजें, आपने एक बात कही, उस बात पर मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार अपने बहुमत का इस्तेमाल करती है, लेकिन जो संसद में लोग जो चुन कर जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं और जनता की हर बात का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हर बात के लिए जनता सड़कों पर आए ये जरूरी नहीं, इस बात को भी आपको समझना होगा। देखिए यहां पर सरकार के नियत पर भी सवाल उठ रहा है, इसलिए क्योंकि इसी सरकार ने, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर मनरेगा को एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आधार कहा गया, लेकिन इसी मनरेगा को लगातार सरकार ने कमजोर किया है। तमाम राज्यों में लगातार कटौती की गई। जो योजना केंद्र के आश्रय चल रही थी, जिसमें 90% भागीदारी केंद्र की थी, अब उसके 60 और 40 का रेशियो किया जा रहा है। आप राज्यों पर बोझ डाल रहे हैं। राज्यों की स्थिति पहले से ही खस्ताहाल है। आपने जीएसटी लाकर राज्यों की कमाई जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। इसके बाद अब तमाम राज्यों का बकाया है केंद्र के पास, आप उसका भुगतान नहीं करते, और इस योजना के तहत भी लगातार आप राज्यों पर बोझ डालेंगे। और एक बात और, किसी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन स्थिति क्या है सबके सामने है। तो हमारे पास दोनों पक्ष है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं, और नए कानून जो ला रहा है जिसमें विवाद और बखेरा हो रहा है, ये शायद सरकार की भी यही मंशा है। उसको पता है कि हम राम जी का नाम जोड़ेंगे तो विपक्ष विरोध करेगा और इससे एक हाइप मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो भले आप मनरेगा की जगह जी राम जी लाइए, लेकिन वो नियत, स्पष्ट नीति और दूरदर्शिता वो दिखनी चाहिए कि सीधा लाभ लोगों को मिले। लेकिन अभी भी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। हेमंत जी आप इसे स्पष्ट कीजिए। मैं इसलिए इस नाम से विचलित नहीं हूं। मैं हाँ। ये जानना चाहता हूं कि जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें 110 करोड़ को अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट क्यों की कांग्रेस ने आज तक? पहली बात। दूसरी बात,
आज बताइए, आज 14 साल हो गए भाजपा के, कितने राज्यों पर या कितने नेताओं पर करप्शन का चार्जेस लगा? देखिए, हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, हम मनरेगा मैं वही कर रहा हूँ, मनरेगा में जो चेंजेस हुए हैं, कितने करप्शन हुए, इसको भी इस पर डिस्कशन में लाइए। ये मनरेगा में ही कितने करोड़ का जो करप्शन हुआ है, मनमोहन जी से का टाइम में जो बदलाव आया था, तो ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे आप ही लोग समझाइए कि आखिर इस चेंजेस से क्या बदलाव आ जाएगा भारत में, या क्या दुख करने वाली बात है, या पब्लिक डोमेन में पब्लिक या किस राज्य को क्या नुकसान होने जा रहा है, या किसी सरकारी तंत्र पर हमला किया जा रहा है, या फिनांस पर कहीं अटैक किया जा रहा है, या इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। ये जब समझाएंगे तब मुझे ये संतुष्टि लगेगी कि भाई ये जो सरकार कर रही है वो गलत कर, मुझे तो कहीं गलत नहीं दिख रहा है। गलत है तो बताइए कि इसका कंसेप्शन परसेप्शन आपका कहां से ये गलत है, साबित करिए। साबित तो नहीं कर पा रही है ना विपक्ष। हेमंत जी, देखिए, नामकरण को लेकर तो पॉलिटिक्स होती रहेगी, होती रहती है। हमारा इसके मेरिट पर चर्चा करनी है हमें कि मैं यही कह रहा हूं, हम और आप आम नागरिक है, हम और आप क्या देखते हैं कि हमारे पक्ष में क्या आ रहा है। अभी आप देखिए, मैंने कल भी आंकड़ा आपको प्रस्तुत किया था, जितने होने चाहिए थे मनरेगा में वो काम तो हुए नहीं। अब मनरेगा के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको रोकने के लिए क्या उपाय है? तो भाई ठीक है, अभी इन्होंने कल गिनती गिना कि चेंज करेंगे तो बोर्ड बनेगा, तो जॉब कार्ड बनेगा, तो उसका पंपलेट बनेगा, बहुत सारा चेंजेस है, खर्चेज हैं। मुझे ये बताइए, 1000 करोड़ लाखों रुपए का जो करप्शन होता था, कम से कम उससे बच के तो ये ईमानदारी से काम कर रही है सरकार। इस पर करप्शन का चार्जेस को नहीं लगा है। चलिए ठीक है, लगा है तो मैं तो यही कहता हूं कि अदालतें बनी हुई है, अदालत में जाना चाहिए, लेकिन जनादेश भाजपा के साथ है, वो भाजपा कर रही है, तो इसमें मुसीबत कहां, मुझे ये नहीं समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि आज भारत देखिए, कांग्रेस के टाइम्स और आज के भारत में डेवलपमेंट में आप जमीन आसमान का देखिएगा, सिक्योरिटी पर्पस पे देख लीजिए, फाइनेंशियल पर्पस पे देख लीजिए, इनकम के पर्पस पर देख लीजिए। देखिए, आज हम मनरेगा पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन जब उस चीज में बात होगी, मैं सभी सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो मैं सभी सेक्टर की बात कर रहा हूं। रुपए की इसीलिए कोई बात होगी, सोने चांदी की कीमतों पर भी बात होगी, बेरोजगारी के दर पर भी बात होगी, और तमाम चीजों पर बात होगी। तो आज हमारा जिक्र जो है, आज हमारा मुद्दा है वो मनरेगा है, जी राम जी है। हम इसके अब मेरिट पे बात करते हैं। हमारे साथ ब्रिजेश सिंह जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आता हूं, आप सुन पा रहे हैं, आवाज पहुंच रही है आपके पास ब्रिजेश जी? चलिए हम सुशील जी के पास आते हैं। सुशील जी, आपने सुना हेमंत जी की बातें, अब थोड़ा इसके मेरिट पर हम बात करते हैं, मनरेगा के मेरिट पर। कहीं ना कहीं अब जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि वो राज्य सरकारों पर बोझ डाला जा रहा है, और जब झारखंड जैसी राज्यों पर बोझ डाला जाएगा तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं योजनाएं और कमजोर होंगी, क्योंकि इन राज्यों के पास पहले से ही खजाने का अभाव है। और जो चिंताएं आज हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तमाम चीज़ों को जो डिजिटल करने की कोशिश हो रही है, और तमाम रूट जो झारखंड के दूरग्राम के इलाकों में वहाँ पर अक्सर नेटवर्क का इशू रहता है, तो अगर नेटवर्क नहीं मिलेगा तो फिर लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तमाम तरह की टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। आपकी क्या चिंताएं हैं सुशील जी? आप ऑडियो म्यूट है, इसको ऑन कर लें। सुशील जी, ऑडियो आपका म्यूट है ना जी, बोलिए। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी महफिल नहीं है, गुजर जा अकल से आगे, यह नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। सार यही है, सवाल ये है कि क्या हुआ नहीं हुआ। आम लोगों की तरह वो पक्ष और विपक्ष की तरह बहस में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम तो बताए हम लोग नागरिक हैं, इसलिए हमने पत्रकारों को बैठाया है। सत्ता जो है अगर उनको मिला है तो विपक्ष में भी सत्ता, विपक्ष के पास भी एक अच्छा बहुमत है, तभी तो नेता विपक्ष बना है। दोनों हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए सम्मानित हैं। दोनों प्रतिनिधि हैं और किसी को हमें खारिज नहीं करना चाहिए। दोनों प्रतिनिधि हैं, और इस ढंग से हम अपना वैचारिक जो है सिंह नहीं अड़ा सकते हैं, सांड की तरह उनको चित नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपने बहुत सही कहा कि पक्ष और विपक्ष और सदन में ये एक बड़ी गरिमामय परंपरा रही है कि आप किसी चीज को लाते हैं, उस पर सहमति और असहमति के बाद
कई बार ऐसा हुआ है, ये सब लोकसभा गवाह है, राज्यसभा गवाह है, उसके बाद संशोधन हुआ है, उन बातों का संशोधन हुआ है, फिर अमेंडमेंट करके नए सिरे से बिल पारित किया गया है। परंपरा तो यही है। सरकार में हमने देखा वक्फ बोर्ड की बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। कोई लगभग कुछ लोग हैं जो ढाल लिए हुए फिरते हैं, सही हो तो भी गलत हो तो भी एक ढाल लिए हुए हैं कि वो जो है वहां तक पहुंचे नहीं। बात को गुमराह नहीं होना चाहिए आम आदमी को। आम आदमी की वेदना क्या है वो थोड़ा लोग अपने घर से शुरू हो, अपने किचन से शुरू होकर के बाहर तक आए, सड़क पर गाड़ी से पेट्रोल से चलते हुए, और जहां जिस संस्थान से जुड़े हैं वहां तक जाइए, लेबर एक्ट तक। ये सही बोले हेमंत जी, बहुत सही बोले कि इस पर पूरा एक करप्शन पर डिबेट होना चाहिए। सवाल ये है कि अभी हम जिस प्रसंग में बात कर रहे हैं, केवल और केवल उस प्रसंग में कि भाई ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, उसका जो भी नाम दिया गया, उसमें इसका क्यों नहीं दिया गया, उसका क्यों नहीं दिया, किसके खानदान के नाम पर कितना चलता है, और अभी के हाल के वर्षों में कितने नाम बदले गए, कहां कहां के नाम बदले, वो हम लोगों को नहीं है। सही हेमंत जी ने कहा कि हमको सहूलियत क्या मिल रही है, तो इसमें सहूलियत क्या मिल रही है? हमने हाल के 5 वर्षों का दायरा दिया है कि आप जिस चीज को लेकर के संजीदा हैं ही नहीं, और उसके बाद आप जो है नया नाम बदल कर ला रहे हैं, उसमें 25 दिन जोड़ दे रहे हैं। आप ही के 14 वर्षों में, हम तो सिर्फ 5 वर्षों का मामला उठा रहे हैं कि महज करोड़ों लोगों का नाम उसमें दर्ज था ग्रामीण, उसमें आप कितना दिए? मात्र 9 लाख लोगों को देश भर में 100 दिन काम कर पाए, उसमें 25 आप जोड़ रहे हैं। पहले भी उनके पास तक उनके खाते में उसका मनरेगा जो काम करते थे मनरेगा में, उनके खाते में पहुंचता था। अभी भी जो भीवी जी राम जी बिल है, उसमें जो लोग काम करेंगे इस एक्ट के तहत उनके खाते से पैसा जाएगा। इसमें करप्शन और ये नहीं है। तो वो क्या है, बड़े करप्शन की बात और है, अलग है कि इतने वर्षों में क्या हुआ और इतने ही वर्षों में क्या हो गया, कैसे आसमान ढह रहा है, आने वाला दिन बताएगा, इतिहास बताएगा। लेकिन हमको लगता है बिल अच्छा है, सही बात है। मजदूरों के लिए सरकार पहली बार संजीदा हुई है। कितने लेबर लॉ को, श्रम कानूनों को घाटा बताया गया है, अंगूठा दिखाया गया है, उस पर भी एक अलग से बहस होनी चाहिए, इस पर करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे आपके चैनल से। हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है, और हेमंत जी भी सही बता रहे हैं कि भाई लोगों को मिल रहा है, इसमें आपत्ति क्या है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका एक जो भौकाल तैयार किया जा रहा है, भौकाल, कि जैसे लगता है कि पहली बार आप कुछ लेकर आ रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं ऊपर से, विपक्ष तो कुछ है नहीं। सुशील भारती जी, देखिए विपक्ष की तरफ से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स रखे गए हैं इस मामले में। देखिए सुशील जी, देखिए हम तो यही देखते हैं, और जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे घर का और आपके घर का डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। आप अभी अभी मिलेगा। सुशील भारती जी, सरकार की संजीदा रही है, और उसके बाद जो है कितना प्रतिशत स्टेट को देना है। अब इसमें जो हुआ, सुशील भारती जी, देखिए स्टेट का पैसा कहा जा रहा है, स्टेट को आप कहाँ पैसा दे रहे हैं? वही सुशील जी, इसी चीज पर हम बात करना चाहते हैं, इसके मेरिट पर। देखिए कहीं ना कहीं जो भी इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर तमाम चीजों की पूर्ति होगी तभी ये योजना पूरी तरह जमीन पर जाकर सफल होगी। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की चिंताएं हैं, अगर 60-40 का रेशियो कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं राज्यों पर तो बोझ बढ़ रहा है। इसके बाद योजना के चयन को लेकर सब कुछ जो है वो अब केंद्र के हाथ में रहेगा। पहले जो भी चीजें वो रूट लेवल पे होती थी, इसके लेकर भी एक विपक्ष का जो आपत्ति है, जो विपक्ष का कहना है कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनका सीधा आरोप है कि ये रोजगार देने की गारंटी नहीं, ये ना रोजगार देने की गारंटी है। और साफ तौर पर जिस तरह से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। आपको लगता है कि झारखंड जैसे राज्यों के साथ 60-40 का रेशियो कर इस योजना को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि केंद्र को, अगर केंद्र इतनी तैयारी के साथ आ रही है, अपना इस पर छाप छोड़ रही है, तो केंद्र पूरी तरह केंद्र इसे प्रायोजित करती, राज्यों के पर बोझ कम होता? सुशील जी। हाँ जी, सही बात है। अभी अब देखिए ना, अब इसी मामले में हम झारखंड रहते हैं और इस मिट्टी से प्यार है, तो आप इस स्टेट को क्या दे रहे हैं? इस स्टेट का कितना पैसा बकाया है? और इस स्टेट में अगर काम किया जाएगा इस पर,
तो इसके पास पैसा कहां से आएगा जो 50% ये पे करेगा? सवाल तो यही हुआ कि हम पिकनिक आमंत्रित आप कीजिएगा, पिकनिक आप मनाइएगा, न्योता आप दीजिएगा और उसमें आधा पैसा हम देंगे, सब कुछ आपका, हमारा कुछ भी नहीं। और हमारे पास पैसा कहाँ है? यही हमारे सवाल है पास हेमंत जी। पैसा कहाँ ठीक है, है? अब हम हेमंत जो जी से बाद जब में आप कुछ समझने चुनाव की में कोशिश करते भौकाली हैं। कीजिएगा कि बिल्कुल। भाई ये तो सरकार फेल है, किसी की सरकार हो सकता है ये झामुमो हेमंत जी की के पास सरकार कुछ हो, कोई और कांग्रेस की नजरिया हो। सरकार हो, बिल्कुल बीजेपी की ही सरकार होती। ठीक है, सवाल है कि वो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट? ठीक बड़ा है। ही असंगति है, ठीक है कहीं से हेमंत, कोई सामंजस्य नहीं है। ठीक है बस सुशील भारती जी, सीधे- आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। थोड़ा हेमंत जी से भी थोड़ा समझ लेते हैं। हेमंत जी देखिए, कहीं ना हाँ जी, कहीं बिल्कुल। योजनाओं को सफल बनाना है तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्यों पर बोझ डाला गया है, आपको नहीं लगता कि इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कुछ सोचना चाहिए था, फिर से विचार करना चाहिए? क्योंकि झारखंड पर पहले से ही कई बोझ हैं और झारखंड की आमदनी लगातार घट रही है। यही वजह है कि झारखंड की तरफ से जीएसटी जब सुधार आया तो इसे लेकर केंद्र से हर्जाना मांगा जा रहा है सालाना। तो झारखंड सरकार के पास, झारखंड जैसे राज्यों के पास पहले से पैसा है नहीं, ऊपर से अब इसे लेकर अगर दबाव और बोझ डाला जाता है तो आपको नहीं लगता कि मनरेगा जो जी राम जी योजना इस पर ही असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, जी। क्योंकि आप तकनीकी चीजों को थोड़ा हम सबको जानना चाहिए। हाँ, बताइए। और इसके अंदर बारीकी से जानना चाहिए। जी। देखिए, पहली बार ये जो योजना लाई, मैं क्यों इसके संसद में बिंग लॉयर भी मैं इस पर लीगल मैटर्स को देख रहा हूँ। अब पहले जो रोजगार योजना था एम्प्लॉयमेंट का था, अभी इसमें क्या हुआ कि 4 यूनिट को जोड़ दिया गया, 4 सेक्टर को। इस रोजगार ढांचे में सिर्फ मजदूरी नहीं है, इसको 4 सेक्टर में बांटा गया। पहला जल सुरक्षा, जल से संबंधित जो कार्य होंगे। पहले ये था कि जो मजदूर होते थे स्कूल कुदाल कढ़ाई चलाने वाले, उन्हीं लोगों को काम मिलता था, लेकिन अब जल से संबंधित भी कोई काम होगा वहां भी जा सकते हैं। दूसरा मूल ढांचा ग्रामीण ढांचा है, और तीसरा आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और चौथा क्या करेगा कि जो एनवायरमेंट हमारा मौसम से जुड़ा हुआ जो विशेष कार्य होंगे उस पर भी आपको आजीविका मिलेगा। अब इसमें कार बनाने वाली जो परिसंपत्ति है उसको विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से दर्ज किया जाएगा, और ये राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और समन्वय का काम को आसान बनाएगा। तीसरा क्या होगा, इससे योजना की प्लानिंग ग्राम लेवल पर होगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं जो चल रही हैं उनको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा। पंचायत, इससे क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत मजबूत होगी। ग्राम पंचायतों जो पेशा एक्ट जो लागू हो रहा है 50% से लागू करना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर फंडिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया, इसको समझने की कोशिश की है। पहले ये चीज नहीं था, अब यह योजना केंद्रीय सेक्टर स्कीम नहीं होकर के केंद्र प्रायोजित योजना होगी। तो केंद्र प्रायोजित में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यह लायबिलिटीज होगी कि आपको वो काम को पूरा करना है। लेकिन आपने भी झारखंड के संदर्भ में कहा, तो मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर सरकार के पास फंड नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट मैया योजना कैसे चला रही है, विधवा योजना कैसे चला रही है? कई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट किससे पूछकर चला रही है? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को स्वीकार नहीं है। जिनके पास मान लीजिए कि आप अब टीवी में काम करते हैं, कल आपकी नौकरी चल जाएगी, आज आप आईटी भर रहे हैं, आप आईटी भर रहे हैं, कल नौकरी चल जाएगी, तो आपको कौन सा योजना का लाभ मिलेगा? और जो लोग अनस्किल्ड है उसको पैसा दे रहे हैं आप। तो सरकार की कई योजनाएं अपने आप में गलत है। आप तो स्किल्ड पर्सन को भी अनस्किल्ड बना दे रहे हैं। हेमंत जी, आपकी बात को मैं सामने रखता हूं। आपने कहा कि बहुमत की सरकार, तो झारखंड में भी बहुमत की सरकार आई है और इसी वादे पर आई है, इसीलिए मैया योजना चलाया जा रहा है। ये राज्य की अपनी योजना है, लेकिन जो केंद्र की अपनी योजना है, जो जिस पर पूरी तरह केंद्र का नियंत्रण होगा, और केंद्र उसका 40% एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पहले मनरेगा में कुल मिलाकर 10% का हिस्सा होता था। पूरा मजदूरों की मजदूरी 100% केंद्र देती थी, और जो सामग्री होती थी, सामग्री का 75% केंद्र देता था, 25% का वहन राज्य करती थी। लेकिन आज जो देखिए, आज ओवरऑल मिला के देखिए 40% केंद्र पर बोझ आएगा। आप देखिए, ये सोचिए कि किसी भी योजना को सक्सेसफुल के लिए अर्थ यानी कि पैसे की जरूरत है। अगर पैसा केंद्र तो 60% देगी, लेकिन 40% अगर राज्य के पास नहीं होगा और राज्य उस योजना की सफलता की जिम्मेवारी और दबाव राज्य पर पड़ेगा, तो राज्य पैसा कहां से लाएगा? क्योंकि राज्य की अपनी देनदारियां भी है ना। राज्य सरकार जब चुन कर आई है उसी जनता के बहुमत से, तो वो उसे अपनी योजना भी चलानी है, उसके लिए अलग से वो बजट प्रावधान करती है। लेकिन केंद्र की जो योजना होती है वो तो राज्यों पर थोपा ही जा रहा है। ये समझिए, हाँ, जब रिलेशन होता है ना कृषिकांत जी, तो ये रेसिप्रोकल होता है। हाँ, ये दोनों तरफ का होता है। हाँ,
स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनकम है उसमें से 40% स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अब आप पेट्रोल का ही ले लीजिए, अगर आप पेट्रोल यूज करते हैं तो राज्य सरकार का अपना स्कीम है, वो पैसा लेती है, तभी तो पेट्रोल का दाम 30 रुपए से 100 रुपए आप दे रहे हैं। ये पैसा 50-50 इनको बढ़ जा रहा। बात यहाँ नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट पा रही है, ये कहने हेमंत जी, गलत देखिए perception मेरा create किया जा रहा पॉइंट ये है कि स्टेट- लगातार राज्यों की आमदनी घट रही है। केंद्र सरकार की नए नए पॉलिसियों से, नए नए सुधारों से तमाम राज्यों की आमदनी घट रही है। इस घटते हुए आमदनी से केंद्र सरकार का अतिरिक्त बोझ राज्य कैसे निभाएंगे, ये हमको समझा दीजिए। ये देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो राज्य अगर प्रगति करना चाहेगा तो वो आज मुंबई है, आप देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, महाराष्ट्र को दुनिया का हब बना हुआ, इकोनॉमिकल हब बना हुआ, क्यों बना हुआ है? उसकी पॉलिसी है, उसके पास उसका जो यहां तक कि उसकी जो म्युनिसिपल है कॉर्पोरेशन, वो सबसे रिचेस्ट कहलाती है। ऐसा क्यों भाई? आपका कलेक्शन अच्छा है, आप कहीं पर कोई पार्शलिटी नहीं करते, कहीं पर कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं करते। करप्शन जहां इन्वॉल्व होगा वहां वो राज्य लॉस में चला जाएगा। ममता बनर्जी ने क्या कहा आपको? ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सुनिए, वो क्या कहती है कि अगर मनरेगा महात्मा गांधी का नाम हटाने के बाद भी अगर विवाद रहता है तो हम इसको कर्मश्री योजना बनाएंगे, बंगाल को भिखमंगा नहीं, सरकार नहीं भी देगी पैसा तो हम चलाएंगे। तो आप बताइए ममता बनर्जी कहां से कर रही है? हर एक स्टेट के पास है। झारखंड तो इतना रिच स्टेट है कि इसकी स्टेट गवर्नमेंट अपने रिच को बनाए रखने का पॉलिसी भी इनके पास नहीं है। हमने आपको डिबेट में बताया था कि यहाँ सीसीएल है, बीसीसीएल है, लेकिन क्या है, कोयले का जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। क्यों भाई? आप वहां मंगवाइए, आप झारखंड में, आपको रॉयल्टी का मामला आपका सॉल्व हो जाएगा। आप जो रॉयल्टी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, आप पहले तो अपना हेडक्वार्टर मंगा लीजिए। तो सरकार की यह विफलता है कि सरकार कई सेक्टर में काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहे हैं, ये उसकी विफलता कारण। और कोई भी स्टेट लॉस में नहीं है। अगर लॉस में होता तो कोई स्टेट स्कीम क्यों बनाती? आप जरा सोचने वाली बात है। कॉमन फिनोमेना में जाइए कि कोई भी स्टेट कोई पॉलिसी लॉन्च करती है, पैसा है, फंड है, तभी तो कर रही है। और स्टेट में जो काम मिल रहा है वो केंद्र सरकार का सिटीजन को मिल रहा है, लेकिन वो किसी स्टेट का ही तो होगा, वो भी सिटीजन। हेमंत जी, अभी गवर्नमेंट दे रही है 60%। हेमंत जी, अब राज्य सरकार अगर नहीं लेगी तो वो अकाउंटेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। राज्य सरकारों को अकाउंटेबल बनाने के लिए 40% का 10% के जगह 40% दिया गया है कि भाई अकाउंटेबल हो। अब आप डिजिटलाइज हो जाएगा, आप दिखाइए कि अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में। तो पब्लिक डोमेन में अब आपको क्लैरिटी लाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट ये कहकर नहीं भाग सकती कि मेरे पास फंड नहीं है। फंड नहीं तो स्कीम कैसे ला रहे हैं आप? सिंपल से क्वेश्चन, बस एक साधारण क्वेश्चन का जवाब दे दे स्टेट गवर्नमेंट कि आपके पास फंड नहीं तो आप स्कीम कैसे चला रहे हैं? मेरे पास फंड है, हम लोग इसी बात को तो फंड है तो इसको चलाइए ना, पब्लिक को, गरीब को उठाइए ना। यहाँ तो आज स्थिति है, कंडीशन देश का, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है और मिडिल क्लास मार खा रहा है। पूरे देश की यही कहानी है हेमंत जी, पूरे देश की यही कहानी है, पूरे देश की यही सच्चाई यही है, पूरे देश की यही कहानी है। सकता। आप मुंबई का जिक्र कर रहे थे। देखिए मुंबई के लोग ही सब कुछ अब गुजरात भेजने पर गुस्सा हो रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उन तमाम शहरों की वो रौनक, मुंबई वाली रौनक क्यों नहीं आ रही है? अगर आप वाट एबाउटरी में जाएंगे तो ये तमाम चीजें आएंगी। तो हमें उस पर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो व्यवहारिक चीजें हैं, हमें उस पर विचार करना होगा। ये हम कहने को बहुत कुछ कर जाएं, लेकिन आखिर में जरूरत आती है पैसे की, और सबसे बड़ा सवाल है कि वो पैसा कहां से आएगा। सुशील भारती जी, आखिरी क्षण में मैं आपसे पूछ रहा हूं थोड़ा सा कि देखिए अब तो सरकार इसे पास करा ही लेगी, सरकार इसे लेकर पूरी तरह अपना इरादा जाहिर कर चुकी है। तो अब जो आखिर में यही बात आती है कि किसी तरह ये योजना सफल होनी चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र और राज्यों का टकराव है, तमाम योजनाओं के सफल होने में दोनों का, केंद्र और राज्य का आपस में हाथ मिलाना, एक दूसरे का सहयोग करना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसे उदाहरण हाल के दिनों में बहुत कम दिखते हैं। देखिए किसी भी मसले पे सही बात है, नियत और नियति अपना एक खास ये होता है। हमारा प्रयास कितना ईमानदार है, समझदारी कितना हमारा जो है ईमानदार है, और हम पहल कितनी ईमानदारी और एक पॉइंट नेता भी है। आजकल सब कुछ नेता के इर्द गिर्द ही होता है। सुशील जी, नियति और नियत, इसके बाद नेता भी जोड़ लीजिए, आज सब कुछ नेता के इर्द गिर्द ही होता है। ये तो व्यवस्था की है। अब सवाल है कि जब हम किसी चीज पर अन्वेषण करना चाहेंगे और एक सिटीजन होने के नाते उसका जो है अवलोकन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो एक
खास दलीय वैचारिक राजदंड को लेकर अगर हम बैठते हैं तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं सिवाय टकराव के। ये बात सही है कि राज्यों के उसके जो शेष है, जो उनका अधिकार है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, सब जगह से मिलता है, वो पैसा क्या हम सीधे केंद्रित होते हैं कि हमारा प्रदेश को एक देश मान करके, हमारा देश तो है ही, उसको एक मॉडल मान करके कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो जो हम सोचना चाहते हैं पैसा ही नहीं है। पैसा आप हमारे हिस्से का दे नहीं रहे हैं, झारखंड के हिस्से का, वो किसी सरकार को मिलता थोड़ी है। वो अगर किसी सरकार को मिलता तब हमारा अधिकार होता, एक नागरिक होने के नाते सवाल पूछते कि भाई जब आपको इतना पैसा मिला है, आपका बकाया और इस राज्य को जो अधिकार है जितना उसके शेष पर अगर आपको मिला है तो हमारी बेहतरी क्यों नहीं हो रही है? अभी तो उस लायक ही नहीं है, अरबों रुपया बकाया है। और सही बात कहे वो हेमंत भाई भी सही कह रहे हैं, तो हम लोग को उससे बचते हुए इस पर डिबेट रखना चाहिए। और ये तो भविष्य बताएगा कालांतर में कि एक बार पुनः फिर से ये जो मनरेगा है उसका नाम जीराम जी बदला है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रभु की कृपा मिले और ग्रामीण रोजगार को एक नया आधार मिले, उसका मेरुदंड मजबूत हो और एक विश्वास पैदा हो। अभी इतना ही हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये है बहुत विशद विषय भाई। ठीक है हेमंत जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए अब तक यही कहा जाता था कि केंद्र लगातार कटौती कर रही है, अब 60-40 का रेशियो हो गया तो अब केंद्र को कटौती करने की जरूरत नहीं, उसी बजट में अपना वो काम चला लेगी। लेकिन एक बात जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, आप जिस बहुमत की बात बार बार कर रहे थे, इसी लोकतंत्र में बहुमत जनता देती है और लोकतंत्र में ही, इसी लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सदन किस लिए होता है? सदन होता है चर्चा के लिए, आम राय बनाने के लिए। आपको नहीं लगता कि जी राम जी को लेकर भी एक देश में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आम राय होनी चाहिए, इसे लेकर बैठकें होनी चाहिए, जिस तरह सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक होती है, तो आपको लगता है इस चीज को लेकर कहीं आम राय बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी? लोकतंत्र का तकाजा भी यही कहता है, लोकतंत्र की परंपरा भी यही कहती है, लोकतंत्र का मूल्य भी यही कहता है। भले जनता ने हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष लोगों की बातों को लेकर ही आगे चलते हैं। तो हर चीज में एक राय तो होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है, मनरेगा जैसी बड़ी योजना की बात है, तो कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए थी, बात करने से बात बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हेमंत, मुझे लगता है कि ठीक है, ये कब आएगा, जो जी राम जी है वो पास हो ही जाना है, उसको एक्ट के रूप में राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा ही देंगी, और उसके पहले ही जो इसकी नियति रही है उस पर उसका अवलोकन करके लगता है कि सरकार या सत्ता पक्ष को जो ऊंचाई या जो उनको ग्लैमर या जो भौकाल मिलना चाहिए था वो मिल गया कि हम ऐसा कर दिए। और जी राम जी का नाम दे करके इस मामले में सरकार का कोई सानी नहीं, संगठन के 100वें वर्ष पर उन्होंने उपहार दिया है, लोगों के बीच घोला है। तो राम तो ऐसे ही हमारे नसरंध्र में बसे हैं, मगर राम के नाम की सिद्धि और उसका क्या होता है, ये तो संभव है कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिजा का। आगे देखा जाए भविष्य क्या है, इस पर और बातें होती रहेगी, होना भी चाहिए, आवश्यक है। धन्यवाद। और आपकी ये शेयर सुनकर जनता यही कह रही होगी कि शोर हुआ है शराबा मत होने देना, शोर हुआ है शराबा मत होने देना, मेरे इश्क का तमाशा मत होने देना। हेमंत जी, आपसे मेरा सवाल है, यही सवाल जो हमने सुशील जी से कहा, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आपसी चर्चा, संवाद और रायशुमारी और एक राय की बात होती है, कहीं ना कहीं एक नई कोशिश, नई पहल होनी चाहिए। जिस तरह राजनीति में तलखी आ गई है, इसी राम जी के बहाने से ही, राम के नाम से ही एक राय होने की कोशिश होनी चाहिए थी। सरकार को तो दिल भरा करके बात करनी चाहिए थी। बात में बहुमत तो सरकार के पास है ही। देखिए, मैं तो सभी आप लोगों ने अच्छे अच्छे शेर बोले, मुझे भी इजाजत दीजिए। बिल्कुल, एक शेर मैं पढ़ दूं। देखिए, ये सरकार जो काम की है उसको कहते हैं चमक करके बिजली गिरी कि सारा कफन जला दिया।
जो कफन बना के रखे थे सरकारों ने। देखिए, मैं 40 वर्षों का मेरा वो, मैं 84 बैच का जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपको बता दूं सुशील भाई, जब मैं राजीव गांधी जी के साथ काम कर रहा था, उस वक्त मेरे साथ दीपक पाठक थे, तारिक अनवर साहब थे, सरफराज अहमद साहब थे। तो राजीव गांधी ने कहा कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, तो जिस आदमी के लिए भेजते हैं या जिसके लिए हम भेजते हैं, ग्राउंड पर 15 पैसे पब्लिक पहुंचते हैं। डोमेन में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। तो आखिर ये जो 85 पैसे का घोटाला था, वो कब थमेगा, कैसे थमेगा, आज तो ये DBT सबसे आ गई बड़ा है। सवाल है जो अभी आप उठा भी रहे थे। हाँ। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। अगर इस पर में अकाउंटेबिलिटी सरकार की, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोग का डिबेट बेकार होगा। ये कहना भाई ठीक है, ये तो बात सही है, हम लोग की आम चाल बोल चाल की भाषा ही ये थी राम जय राम जी की, ये हम लोग करते ही थे, बचपन से करते आए, सुनते आए हैं। तो एक सरकार अपने फायदे के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो कोई उठा नहीं पाता। अब ये दूसरी सरकार सत्ता में आई है, उनका तो सत्ता ही इसी आधार पर है, तो वो जाहिर सी बात है वो नाम लेंगे। अब नाम लेंगे तो विपक्ष को दिक्कत होगा। तो यहाँ जो क्लैश कर रहा है, पब्लिक को नहीं क्लैश कर रहा, ये ईगो क्लैश वाली मैटर है, ये और कोई बात नहीं है। हम इस ईगो मैटर पे, हम पब्लिक डोमेन पे क्यों जाएं? हम पब्लिक हैं, हम सेकुलर हैं, न्यूट्रल हैं। हम यही चाहेंगे कि जो मकसद कल पूरा हो रहा था वो आज भी पूरा होना चाहिए, बल्कि उससे बेहतर पूरा होना चाहिए। क्या सुशील भाई, आप मेरे बात से सहमत होंगे? हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, योजना जमीन पर बिल्कुल, जाए, लोगों मकसद को। तो पूरा हो, सरकार अगर लोगों तक पूरा कर पहुंचे। रही है तो हम लोग को कोई एतराज नहीं है, चलिए आप करिए, जो कोई दिक्कत नहीं विजन है। आप जिस भी गिलास में पिलाए, लोटा में पिलाइए या जिसमें क्या फर्क पिलाइए, पड़ता है? वो हमारे कंठ को तृप्ति दे, पानी हो। बस यही सबसे बड़ी बात है पब्लिक के तो लिए। ये है, बस उस पर एक मतलब क्या बोले, एक भरोसा किया जा सकता है कि हमने पहले ही कहा कि उसको भी देखा जाना चाहिए। ऐसे जरूर। जिसे कसास समझते हैं ताजराने फिरंग, वो सै माताए हुनर के सिवा कुछ और नहीं है। देखिए, हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने लोटा और गिलास भरने की बात कही। मोदी जी नया फिलोसफी देते हैं, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, तो इस चश्मे से भी देखा जा सकता है। ये आपके नजरिए सही पर बात, है। सही बात, सही बात, सही बात। सही बात है। ठीक है, सुशील जी, एक सवाल और भी आता है। मेरा उसी जो मेरा पिछला सवाल था उसी सवाल पर आगे है कि अब कम से कम मोदी जी ने एक लंबा टर्न पूरा कर लिया है और जिस तरीके से एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, हालांकि अब भी गवर्नेंस को लेकर बहुत कुछ होना बाकी है। तस्वीरों में, विज्ञापनों में बहुत कुछ दिखता है। इवेंट, विपक्ष की तरफ से कहा ही जाता है कि इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मनरेगा या जी राम जी को लेकर भी देखा गया, ये इवेंट बनकर रह गया या जमीन पर इसे उतारा जाए, इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही दिखनी होगी। सरकार की तरफ से अब तक कहीं ठोस रोड मैप, ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा है कि जमीन पर इसे कैसे उतारा जाए। इसे लेकर बात अब तक नहीं हुई है। आप खुद जो एक्ट आया है, चूंकि ये पुराना ही है, 20 साल पुराना, 20 साल पहले आपको मनरेगा का ये आया था कंसेप्ट, हाँ, पहली बार 2005 में मनरेगा आया, 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया 20 गया। साल, हाँ वही कहे, 20 वर्ष हो रहा है लगभग। तो आप देख लीजिए उसमें नया है क्या। 25 दिन प्लस 100 में प्लस 25 दिन। और हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बता रहे थे आपको, बार बार कह रहे हैं कि करोड़ों लोग हैं, करोड़, उसमें महज 9 लाख लोगों को ही आप 100 दिन काम दे पाए हैं। औसतन अगर निकाल ले पूरे भारतवर्ष का तो महज 50 दिन ही, उससे ज्यादा मिला ही नहीं काम, और सबको मिला ही नहीं। तो एक भरोसा, अभी जो बता रहे थे हेमंत भाई भी इससे सहमत हैं, एक भरोसा किया जाना चाहिए कि भाई होगा क्या, क्योंकि और कई चीजों पर हम लोगों ने भरोसा किया है, लेकिन उसमें अधिकांश जो है बस उम्मीद पर टिका है। आसमान ताकते रहिए, देखते रहिए, और यूं ही बरस दर बरस गुजर न जाए, इसका जो अंदेशा है, इसकी जो धुकधुकी है, जो सुधी लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनके लिए है, ठीक है, बौद्धिक लोग हैं उनके लिए है, उनकी चिंता यही है। ठीक है जी, ठीक है। हेमंत जी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरह आपने मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात की, आज जब जी राम जी अब लगभग कानून बनने के लिए तैयार है, कुछ दिनों में
तस्वीरें सामने आ जाएगी। सरकार को एक फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम लाना चाहिए। दूसरा ये कि मनरेगा जैसा भले ही जैसा रहा हो, अपनी योजना रही है, भारत सरकार की योजना रही है और इसने बहुत हद तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, तो कहीं ना कहीं उसे खारिज नहीं किया जा सकता। उसकी जो उपलब्धियां रही हैं उसका गान बखान भी होना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खारिज कौन कर सकता है जी। खारिज करते नहीं, तो बस उसी में ना एक हाँ। नया लंबा एक नया जो है सो कि टैग लगा है और तो कुछ है नहीं। हाँ जी, प्लस ये क्या सवाल हुआ मेरा है, हेमंत जी सारी से जवाबदेही सुशील जी, जो- ये सवाल मेरा हेमंत जी से, जो बत- हेमंत जी से। जी हेमंत जी, जी हाँ हेमंत भाई, आपके ऑडियो म्यूट है थोड़ा। अब हेमंत ठीक जी, है? हाँ बोलिए। हाँ। पहले तो ये समझना होगा कि मनरेगा और बीबीजी राम जी में थोड़ा सा और अंतर को हम बता दें कि पहले जो सही बता रहे थे सुशील भाई, पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन हो गई। लेकिन पहले जो विभिन्न ग्रामों में जो काम था ना, वो राष्ट्रीय पॉलिसी के तहत नहीं था। अभी जो ये लोग कर रहे हैं वो विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय स्तर पर इसको प्रायोरिटी देने की बात कर रहे हैं। तो ये चेंजेस यहाँ पर हो गई। दूसरा बात ये लोग कर रहे हैं कि जो योजना का जो खर्च की जिम्मेदारी केंद्र की और राज्य की भत्ते वाली बात आती थी, उसको इन्होंने 90-10 से 60-40 में बांटा है। तो 10% का जो बोझ था वो 40% में बढ़ गया। अब यहाँ बात आई कि काम रोकने का जो वैधानिक नियम नहीं था पहले, अभी क्या है ना कि हर साल में 60 दिन तो तय किया जाएगा, जब काम नहीं दिया जाएगा उसको कहा जाएगा कि पॉज पीरियड। अब इसके अलावा पहले मनरेगा में समय नहीं था कि कब पेमेंट होगा, यहाँ पेमेंट हर हफ्ते उसको देना होगा। तो यहाँ पर करप्शन थोड़ा कम है। इस वजह से हम लोगों का कहना है कि ये पॉलिसी कारगर रहेगी और इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। हम लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, जिस मकसद से ये पॉलिसी लाई गई थी नरेगा मनरेगा और अब जी राम जी, वो मकसद अगर पूरा होता है और देश के वो उस अंतिम व्यक्ति तक जिसको ये पैसे की जरूरत है, जिसको रोजगार की जरूरत है, आजीविका की जरूरत है, अगर सरकार देती है तो बहुत ही अंत्योदय वाला काम होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, और ये बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार रोजगार के मोर्चे पर ही मोदी सरकार की घेरेबंदी होती है और तमाम सवाल उठाकर मोदी सरकार को इसी बात को लेकर कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही थी कि तमाम चीजों पर एक समग्र बातचीत हो, इसलिए हमने राजनीतिक मेहमानों को नहीं लाया, वरना आरोप प्रत्यारोप तू में पूरा वक्त जाया चला जाता। आज हमने बुद्धिजीवियों, 2 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ इस बात की चर्चा की और बहुत हद तक बात समझ में आई है। और जो सबसे आखिरी निष्कर्ष यह निकलता है कि योजना का लाभ जमीन पर पहुंचना चाहिए, योजना सक्सेसफुल होना चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।